कल्पना कीजिए 1975 का दौर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रखी है। प्रेस जो कल तक स्वतंत्र था आज लॉकडाउन में है। समाचार पत्र जिस पर समाचारें होनी चाहिए थी लेकिन आज ब्लैंक स्पेस से भरा पड़ा है और रेडियो भी केवल वही सुना रहा है जो सरकार आवाम को सुनाना चाहती है। एक राष्ट्र जो अपने लोकतंत्र का जश्न मना रहा एकाएक उसकी आजादी ही छिन गई है। और ये केवल सिर्फ एक नेता भर के बारे में नहीं है बल्कि ये राजनीतिक कहानियों को आकार देने वाली मीडिया के बारे में। और विडंबना यह है कि वर्तमान स्थिति पहले से कहीं अधिक भयावह हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे दी अनटोल्ड भारत यूट्यूब चैनल पर जनता जनार्दन की ये सीरीज जिसमें आज कहानी मीडिया माफिया की। मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर ये चौथा स्तंभ सत्ता की ओर झुकने लगे, राजनीतिक कहानियों को तोड़ा मरोड़ा जाने लगे, नायकों को खलनायक और खलनायकों को नायक बनाए जाने लगे और यहाँ तक कि जो इतिहास है उसे भी फिर से लिखे जाने के लिए मीडिया का एक रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगे। न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो भी फ्रेम देखते हैं, जो भी हेडलाइंस पढ़ते हैं, उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर से होता है। सवाल है ये उद्देश्य कौन तय कर रहा है? आपके द्वारा कंज्यूम किए जाने वाले सारे इंफॉर्मेशन से लाभ किसे हो रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कौन ये तय कर रहा है कि आपको कहानी का केवल एक हिस्सा, एक पक्ष दिखाया जाए? देखिए, राजनीति में मीडिया का जो इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है, प्लान्ड तरीके से, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप सबको याद होगा कि एक डायलॉग बड़ा चला था कि एक तरफ से आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। और यहाँ पर ये डायलॉग बाजी में क्या होता है, ये जैसा कि कहा गया कि राहुल गांधी ऐसा कभी कहें और मोदी जी इसके बहुत लगातार रिपीट करते रहे, मीडिया भी इसे रगड़ के दिखाते रही। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो राहुल गांधी ऐसा बोले थे किस सेंस में? एक सटारिकल वे में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दोनों अपोजिशन पार्टी एक दूसरे का विरोध करना उनका काम है। तो राहुल गांधी किसी इवेंट में ऐसा ही बोलते हैं कि ना मोदी जी का सुने, बीजेपी का सुने, तो उनके अनुसार एक तरफ से आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा। ये था स्टेटमेंट, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। तो इस तरीके से कुछ लगातार इस्तेमाल किया जाता है, जो सच्चाई उसे छुपाया जाता है और कुछ बयानबाजी को बहुत अधिक परोसा जाता है ताकि लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा हो जाए। आपको याद होगा इस बार के इलेक्शन के टाइम पीरियड में एक वीडियो क्लिप एड बड़ा रन हुआ था पूरे इंटरनेट में कि मोदी जी ने वार रुकवा दी पावा। तो ये जो डायलॉग है, ये जो इंसिडेंट है, आप ही सोचो कि इंटरनेशनल लेवल पे वार हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जाकर के वार रुकवा दिए। मणिपुर का वार रुकवा नहीं पाए लेकिन वहां पर इंटरनेशनल वार रुकवा दिए कुछ समय के लिए। तो देखो, आप सबों को पता है कि ना ये एक स्टंट है। जैसे कि बोला गया था हर एक के खाते में 15-15 लाख आएगा, बाद में अमित शाह बोलते हैं कि वो तो एक चुनावी जुमला। तो ये सब क्या है कि ना हर एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाती, प्रत्यारोप करती, और उसके बीच में यहाँ पर आता है मीडिया का कि किस न्यूज को, किस वीडियो क्लिप को कितना अधिक शो करना है, कितना दिखाना है, कितना छुपाना है, ये लगातार चलते रहना है। सवाल है इन किस्से कहानियों को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो देखिए, जितने भी मीडिया हाउसेस वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए। कैसे? सिंपल भाषा में देखिए, जो भी हम मीडिया हाउसेस देख रहे हैं, या तो उसमें किसी बड़े बिजनेसमैन का ऑनरशिप है या तो फिर स्पॉन्सर। एग्जांपल में नेटवर्क 18 मुकेश अंबानी का है, उस तरीके से गौतम अडानी एनडीटीवी को अपने हाथ में ले लिया। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं टाइम्स ग्रुप, जी मीडिया, रिपब्लिक भारत, ये सभी किसी ना किसी बड़े बिजनेसमैन से जुड़े हुए हैं या तो फिर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखो कि ना जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उससे उन्हें फंडिंग मिलता है। क्यों मिलता है ये समझो आप। देखो, जो मीडिया हाउसेस होते हैं बड़े लेवल पर, उन्हें चलाना बहुत ही अधिक खर्चीला होगा। अब उतने एक्सपेंस के लिए उन्हें चाहिए भाई पैसा, भारी मात्रा में पैसा। तो पैसे लाने का क्या तरीका है? जो वो टेलीविजन पे न्यूज दिखाते हैं तो उसपे जो एड रन होता है उससे पैसा आता है। यूट्यूब जो आजकल चल रखा है या जो भी सोशल मीडिया, उसमें एडसेंस के थ्रू पैसा आता है। तो वो सब जो पैसे आते हैं वो उतने भी नहीं हो पाते हैं जिससे इतना बड़ा मीडिया हाउस चल पाए। उनका इक्विपमेंट्स, उनके स्टाफ्स का सैलरी, सारी चीजें। तो उस बिजनेस को रन करने के लिए उन्हें चाहिए और भी फंडिंग। और फंड कहाँ से मिल रहा है? तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों से मिल रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिल रहा है। अगर बिजनेसमैन से मिल रहा है तो बिजनेसमैन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े ही रहते हैं ताकि अपने बिजनेस को स्मूथली चला पाए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट को गेन कर पाए। अगर वो बिजनेसमैन से नहीं जुड़े हैं
तो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी भी वहां पर डायरेक्ट अपना स्पॉन्सर कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली सी बात है कि वहां पर वो मीडिया उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में काम करेगा ही करेगा। अगर आप वर्तमान में देखें जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है दो भागों में मेनली बट रखी, कुछ जो बीजेपी के साइड से काम कर रही है, कुछ कांग्रेस के साइड से काम कर रही है, लेकिन काम कर रही है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के तहत। कुछ ही ऐसे बचे हैं जो आज भी इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो सवाल है कि ये मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करने का जो सिलसिला है कहां से शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1975 में इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देती है और प्रेस पर सेंसरशिप लगा देती है। वहीं 2002 में गुजरात दंगा, जिसे कई सारे मीडिया हाउसेस इस बात को दिखाते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उनकी लापरवाही थी और कईयों ने इसे कवर तक नहीं किया। 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन आता है। शुरुआत में मीडिया हाउसेस ने उसे बहुत सपोर्ट किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई दिखाया, लेकिन जैसे ही वो आंदोलन मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स को निशाना करने लगी, मीडिया हाउसेस ने उसे बदनाम करना शुरू किया। 2016 में नोटबंदी होता है। नोटबंदी को लेकर के मीडिया हाउसेस अलग अलग तरह की बयानबाजी की। कुछ मीडिया हाउसेस का बोलना है कि ये बहुत जरूरी और बहुत बेहतरीन और बहुत ही साहसिक एक इकोनॉमिकल कदम था। वहीं कुछ का बोलना है कि ये पूरी तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी। आपको याद होगा कि कुछ मीडिया हाउसेस और बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये बोल रहे थे कि ना वो 2000 के नोट में चिप है, फलाना है, ढिमाका है। तो आप सबों को पता है कि ना कितना चिप मिला और कितना क्या ही मिला। 2019 में पुलवामा अटैक होता है और बालाकोट अटैक। इसको लेकर के इस तरीके का सेंटीमेंट फैलाया जाता है कि चुनाव में उसे डायरेक्टली फायदा मिल जाता है कुछ पार्टियों को। 2020 में किसान आंदोलन होता है। किसान आंदोलन को लेकर के शुरुआत में तो मीडिया हाउसेस उसे अवॉइड की, नजरअंदाज कर दी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ने लगा तो वो जो किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। 2023 में मणिपुर दंगा, जिसे ग्लोबल लेवल पर मीडिया ने कवरेज दिया, लेकिन भारत की जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उन्होंने कवर नहीं किया। अब ये अलग बात है कि कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो उसे कवर किए केवल। इस तरह से हम लोग देखते हैं कैसे 1975 में पहली बार मीडिया पे सेंसरशिप लगा और उसके बाद वो चलते ही रहा, डे बाय डे बढ़ते ही रहा। और वर्तमान स्थिति अगर देखते हैं तो मीडिया को हम पाते हैं कि वो दो भागों में बढ़ चुकी, या तो अपोजिशन की तरफ या तो फिर सत्ताधारी सरकार की तरफ, लेकिन बट रखी। जो निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट मीडिया का जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ ही हमें दिखते हैं, और जो भी दिखते हैं वो ज्यादातर उतने बड़े मीडिया हाउसेस की गिनती में नहीं आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा तो उसी वक्त रवीश कुमार रिजाइन दे देते हैं और रवीश कुमार आज इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया एक गेम चेंजर की तरह सामने, जहां पर निष्पक्ष तरीके से लोग अपने विचारों को रखते थे, लेकिन अब जो वक्त आ रखा है आप देखते होंगे रातों रात एक हैशटैग ट्रेंड कर जाता है। ये जो सोशल मीडिया है इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिकली, पूरी कहानी को बदलने के लिए। व्हाट्सएप में कई सारे आपके ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे फॉरवर्ड्स आते होंगे जिसमें मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी भरी पड़ी रहती होंगी और आप भी उस पर यकीन करके उसे फॉरवर्ड कर देते होंगे। मतलब ऐसा कुछ हो गया कि ना कुछ भी अगर वीडियो में आ रहा है, अगर अच्छा सा फोटो बना हुआ है, भले ही कुछ भी एडिटिंग करके बना दी हो, लोग उसके प्रामाणिकता को जांचे बगैर उस पर यकीन कर लेते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं और ये निरंतर चलते रहता है, जिसकी वजह से लोगों में एक भ्रम की स्थिति फैल जाती है। आप जितने भी ट्रेंड देखते हैं, हैशटैग देखते हैं जो रन हो रहा होता है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखते हैं, कई सारे ग्रुप्स आपको मिल जाते हैं जो स्पेशल इसी चीज के लिए बनाया गया है। लगभग में सारे पॉलिटिकल पार्टियों का अपना अपना एक आईटी सेल है जिसका काम ही है इस तरह के ट्रेंड को रन करवाना अपने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। यानी अगर देखा जाए तो अब आवाम वो नहीं बन रही है जिनका कोई विचार होता था, बल्कि आवाम का विचार प्रोग्राम किया जा रहा है एक प्लांट तरीके से, कॉन्स्पिरेसी के तहत। आप केवल वही विचार बनाए जिस विचार के माध्यम से उस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने विचारों को मनवाने के लिए लोगों के बीच में ऐसे मैसेज को डाल रही है, ऐसे वीडियोज, क्लिप, फुटेज जो भी बन पड़ रहा है डाल रही है और लोग उसी पर यकीन कर रहे हैं, उसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं और उसी को अपने विचार में ढाल रहे हैं और जिसका परिणाम हमें दिखता है वोटिंग के वक्त, इलेक्शन के वक्त। देखिए लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके लोग, और उसमें भी वो लोग जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन हो, सूचित नागरिक। लेकिन क्या हो जब सूचना ही झूठ हो, गलत। जिस मीडिया का काम था सरकार की खामियों को बताना, वो मीडिया सरकार से सवाल जवाब करने के बजाय सरकार की एडवर्टाइजर बन गई है। कहीं भी अगर विरोध प्रदर्शन होता है सरकार के खिलाफ तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाता है। ये स्थिति बन रखी है और मीडिया का हाल ये हो रखा है, वो ये घोषणा करने पे लगी हुई है कि भ्रष्टाचार या तो समाप्त हो चुका है या तो शांत हो चुका है। लेकिन सच्चाई क्या है ये हमें भी पता और आपको भी पता है। और सबसे बुरी बात यह है कि लोकतंत्र में
मीडिया का काम होना चाहिए था खोजी पत्रकारिता, यानी ढूंढ के निकालना कि क्या घोटाला चल रहा है। जैसे कि अगर आपको याद हो हर्षद मेहता केस, वो भी एक जर्नलिस्ट का काम था जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम सामने आया। लेकिन क्या हो, जब वो मीडिया सरकार से सवाल करने के बजाय, सरकार को जवाबदेह बनाने के बजाय खुद सरकार की एक टूल्स, इक्विपमेंट बन के रह जाए, तब तो डेफिनेटली लोकतंत्र खतरे में। और जी हाँ, अगर मीडिया का हाल ये है तो सच में लोकतंत्र खतरे में। लेकिन सवाल है कि हम कैसे एक जागरूक नागरिक बने, कैसे हमें सच्चाई पता चले। न्यूज जानना, न्यूज पढ़ना, ये एक सभ्य नागरिक, एक समझदार व्यक्ति का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें भी इस दौर में एक्यूरेट सच्चाई को जानना, सच्चे न्यूज को जानना। ये ऐसा नहीं आप न्यूज जानोगे, आपको कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, आपको पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है तो आपके लिए न्यूज मैटर नहीं करता। न्यूज आपके लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप कुछ भी करते हो, एग्जाम्पल, एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपको पता है कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, आप अगर किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं तो आप उस चीज का फायदा अपने बिजनेस में उठा सकते हैं। अगर आप सपोज डेट अनाज का बिजनेस करते हैं और आपको ये नहीं पता कि ये जो एक्ट आया, किसान एक्ट आया, उसमें क्या बिल लाया गया था, क्या थॉट प्रोसेस लाया गया था, क्या उससे बेनिफिट है, क्या लॉस है, तो आपको जब तक में पता चलेगा तब तक में जो जानकार बिजनेसमैन होंगे वो फायदा उठा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूज होता है हर एक एंगल से हर एक के लिए फायदेमंद, और उसे बेहतरीन तरीके से जानना, सच्ची न्यूज को जानना, ये हमारा हक, अधिकार और कर्तव्य भी। तो कैसे हम जान सकते हैं जहां पर इस तरीके का पत्रकारिता हो, तो वहां पर आप इंडिपेंडेंट मीडिया का कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे रवीश कुमार को आप देख सकते हैं, ललन टॉप को देख सकते हैं, इस तरीके से दिजिस्ट को देख सकते हैं। इस तरह से और भी कुछ मीडिया हाउसेस है जो इंडिपेंडेंट और जो एक्चुअल में जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं। किसी एक सोर्स पर भरोसा नहीं करें, हमेशा मल्टीपल सोर्स को देखें, तब जाकर के अपना एक फैसला बनाएं। क्योंकि जो भी आपका विचार बनता है उससे आपका वोट बनता है, और आपका वोट डायरेक्टली आप पे इम्पैक्ट डालता है, आपके बच्चों पर इम्पैक्ट डालता है, आपके जेब पर इम्पैक्ट डालता है। तो ये है कुछ सच्चाई वर्तमान मीडिया। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।